अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरा साथ देते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत की सूरत हाल है तो हर तरफ से हमें आवाज़ें आ रही हैं, ग्रैंड डायलॉग, मुज़ाकरात, बातचीत। अगर हम अपोजिशन की बात करते हैं तो उसके ऊपर वो इनकारी नज़र आती है, और अगर हम हुकूमत की या इत्तेहादियों की बात करते हैं तो उनकी तरफ से हमें ऐसी ही बातें सुनाई देती हैं कि जिस तरह हुकूमत जो है वो बात करना चाह रही है अपोजिशन के साथ। अगर हम राना सनाउल्लाह साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि लीगी क़यादत की ईमा पर जो है वो डायलॉग की जो है वो बात की है, और इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में ऐसे भी सियासतदान हैं जो अपनी ज़ात से बाहर निकलकर नहीं सोचते हैं। हालांकि सियासतदान जो है वो बात करने के लिए अगर तैयार नहीं है तो मसले का जो हल निकलने की उम्मीद है वो भी नहीं है। अगर कुछ दिन पहले की हम बात करें तो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने भी ये कहा कि बानी पीटीआई को मैं बात करूंगा, या उन्होंने ये कहा कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उनका मूड भी अच्छा है, उनकी सेहत भी अच्छी है, तो उन्होंने भी इसी तरफ इशारा दिया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अबू बकर साहब, हुकूमत और जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से हम देख रहे हैं बार बार मुज़ाकरात की और ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम अपोजिशन की बात करते हैं तो बानी पीटीआई हैं या फिर उनके जो भी स्पोक्स पर्सन हैं, रऊफ़ हसन साहब की अगर हम बात कर लें, उन्होंने तो आज क्लियर कह दिया कि मुक़्तदर हलकों के अलावा किसी से बात नहीं होगी। तो क्या उनको भी ढील का मुज़ाहरा थोड़ा करना चाहिए, या ये बताइएगा उनकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, वो बात करना क्यों नहीं चाहते? देखिए, ये जो बयानात आपने सुनवाए हैं और पिछले एक हफ्ते से जो हम शोर सुन रहे हैं मुज़ाकरात का चारों जानिब, इसका मतलब तो ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस वक्त, इनमें किसी न किसी सतह के ऊपर अब ये मेच्योरिटी का थोड़ा सा इजहार हो रहा है कि कम से कम प्रॉब्लम तो है। चूँकि प्रॉब्लम है और इसका जो इजहार है या इसकी जो आप कह लें कि इसकी जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो तमाम सियासी जमातों को है, ये इटसेल्फ एक अच्छी बात है। वरना इससे पहले तो कोई मुज़ाकरात की बातें भी नहीं थी पॉलिटिकल सफ़ीयर के ऊपर। हम आप देखें तो जी सदर ममलिकत की भी आपने बात सुनाई है, और राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि गैर मशरूत मुज़ाकरात हों। लेकिन ये जो गैर मशरूत वाली बात है, बज़ाहिर तो ये दुरुस्त बात है चूँकि क्राइसिस इतनी बड़ी है जी बिल्कुल। लेकिन इसके लिए एक माहौल मांगना, मुज़ाकरात के लिए ख़ास माहौल हो, मेरा ख्याल है वो तो शराइत में नहीं आता, वो हुकूमत को पैदा करना पड़ेगा। उसमें क्या आता है? उसके लिए ओपननेस होगी ना, उसके लिए एक ओपननेस होगी ना। बज़ाहिर जो हमें नज़र नहीं आती, चूँकि जो उनके मुतालबात थे उसके ऊपर तहकीकात हूँ या ना हूँ, या जिस तरह से आगे जाकर ट्रिब्यूनल बनने थे या अदालतों ने कुछ फैसले करने थे, हुए या नहीं हुए, लेकिन कम अज़ कम उनको एहतजाज की इजाज़त तो देनी पड़ेगी ना। चूँकि एक ऐसी जमात है जिससे मुज़ाकरात करने की बात की जा रही है, जिसके हिमायत याफ्ता लोग जो हैं पार्लियामेंट में मौजूद हैं। अब वो पाबंदी का शिकार तो नहीं है जमात। अब गैर एलानी अगर पाबंदी है तो फिर हुकूमत वो भी खोल के कह दे, अगर है तो फिर मुज़ाकरात क्यों हैं? ये भी इटसेल्फ एक कंट्राडिक्शन है। अगर इससे आगे बढ़ना है, मुज़ाकरात करने हैं, तो आरिफ अलवी साहब जो हैं, मेरी खबर ये है कि उनकी भी मुलाकात हो चुकी है जी। असल टास्क अब उनके पास है, और उनको कहा गया है बड़ी संजीदगी के साथ कि ये जो मामलात अब बन गए हैं, ये जो बंद गली में चले गए हैं, तो अब आप कोई रोल प्ले करें। चूँकि पहले भी वो पाकिस्तान की जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है उससे राब्ते में रहे हैं। इमरान खान साहब के जो एक आपस में पैगाम देना और लेने का जो मामला था, मुज़ाकरात की जो बात थी जी, जो आगे मैच्योर नहीं हो सकी थी, तो मेरा ख्याल है अब उन्हें भी कुछ टास्क मिला है कि आप जो है वो आइस मेल्टिंग की तरफ जाए ना, बर्फ़ पिघल जाए। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग तो अब तीनों बड़ी जमातों में मौजूद है। तहरीक इंसाफ का मामला ये है कि अब वो एक तरफ देखते हैं कि उनके साथ जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो कहाँ से हो रहा है, कहाँ से इशारा हो रहा है उसका, और ओवरऑल किस तरह से हो रहा है उनके साथ। उसमें फिर उनको लगता है कि जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो शायद डिफाइनिंग पोजीशन में नहीं है। उनके साथ उनको लगता है कि मिल बैठ के मुज़ाकरात करके किसी नतीजे पे पहुंचने के बाद जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा तो शायद वो भी कहीं और देखेंगे। अच्छा। तो इससे बेहतर है फिर वक्त ज़ाया ना किया जाए, उनकी तरफ से ये है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें जो बड़ी हैं उनमें ट्रस्ट डेफिसिट तो अपनी इंतहा पर है। इसमें हम फजल रहमान साहब की जमात को भी शामिल कर लें तो चारों बड़ी जमातों में लेकिन हतमी बात जो मैं अपने तजिए में कह सकता हूं वो ये है कि पॉलिटिकल जमातें इस क्राइसिस को लेकर जितना मैच्योरिटी के साथ सोचेंगी,
जितना मिच्योर बिहेव करेंगी, इस क्राइसिस को मुज़ाकरात की टेबल पे ख़त्म करना या कम से कम इसमें कोई रूल्स ऑफ बिजनेस तय करना, इकोनॉमी को लेकर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के हवाले से लेकर कोई ना कोई डेवलपमेंट ज़रूर हो सकती है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी रहें, ठीक है, आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर भी रहें, लेकिन मुल्क को भी एक बेहतर सिमत में बढ़ाया जाए। ठीक मुझे लगता है कि इस वक्त तमाम लोगों को इस सेम पेज पे जब तक नहीं आएंगे, मुज़ाकरात ना तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो सकेंगे, ना दीगर जमातों के साथ हो सकेंगे। अब तो राना सनाउल्लाह साहब ने वही बात कर दी है ना जो पीटीआई ने कही। वो कहते हैं अगर ग्रैंड डायलॉग करने हैं तो उसमें फिर इदारों के लोग भी हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान में लफ्ज इदारा आपको पता है, इदारे की बात अबू बकर साहब जब आती है तो उसमें नुखैर साहब एक तरफ तो कोई माफ़ी नहीं का ऐलान, दूसरी तरफ से रऊफ़ हसन साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो मुज़ाकरात करना चाह रही है वो एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर करना चाह रही है, जिसमें मेरा ख्याल है शायद आप भी इस बात से इत्तफाक करें कि उनकी ईमा के बगैर तो मुज़ाकरात की बात हो नहीं सकती। तो ये तज़ाद को किस तरह से देखते हैं आप? शुक्रिया सुमेरा। पहली बात तो ये कि एक तरफ तो आप आर्टिकल लिखें इकोनॉमिस्ट में और उसमें आप कहें कि आर्मी चीफ का जिक्र करके आप कहें कि वो मुझे अगर कत्ल किया गया तो ये जिम्मेदार होंगे। जी जी। दूसरी तरफ आप अदालतों में उनके खिलाफ नारे लगाएं और तीसरी तरफ आप ये कहें कि मैंने उनको खत लिखना है। ये भी आया ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, साहब ने कहा कि आर्मी चीफ को खत लिखना है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी कौन सी बात को सही माना जाए? ट्रस्ट डेफिसिट तो आपने अपने बयानात में क्रिएट कर दिया एज यूजुअल। दूसरी बात ये कि इस वक्त मसला ग्रैंड डायलॉग का है या खान साहब को जेल से निकलवाने का है, ये सोचना पड़ेगा ना। इसी शर्त पे आना चाह रहे हैं? हाँ, क्या वो इसी शर्त पे आना चाह रहे हैं? ओपननेस की जो बात अभी हुई है उसका ओपननेस का क्या मतलब है? अच्छा, अगर तो ये है कि उन्हें जी एहतजाज की इजाजत दी जाए तो एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होंगे हुकूमत से, दूसरी तरफ हुकूमत को गालियां दी जा रही होंगी। एहतजाज यही होगा ना। एहतजाज क्या करेंगे? उसमें क्या होगा? यानी एक तरफ नफरत का लाओ झुलसाना है, दूसरी तरफ मोहब्बत की बारिश करवानी है। तो ये दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इस मामले में ये सोचना होगा, जब ये कहते हैं ना जी कि हम ताकतवरों से ही बात करेंगे, पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं हम ताकतवरों से ही बात करेंगे, तो फिर भाई वो भी ताकतवरों से बात करके बैठे हुए हैं, उन पे क्या एतराज है? फिर आपको आपसे पहले उन्होंने बात कर ली है ताकतवरों से, तो आपका एतराज कहाँ गया? वो कह रहे हैं आप ताकतवरों से बात किस लिए करना चाह रहे हैं? मुल्क के लिए ग्रैंड डायलॉग करना चाह रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि हमें जेल से बाहर निकाला जाए? तो ये अगर तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि मुकदमात खत्म करके जेल से बाहर निकाल दिया जाए तो फिर ये ग्रैंड डायलॉग मुल्क के लिए तो बिल्कुल नहीं, तो जाती हैसियत में आपने करवाया। दूसरी बात, हुकूमत क्यों करना चाह रही है नुखैर साहब? हुकूमत इसलिए करना चाह रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। आईएमएफ की तरफ से भी आपने आज पार्लियामेंट में भी देख लिया जो हाल हुआ। जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। और उसके लिए जरूर आईएमएफ का मसला नहीं है ये। अच्छा, मेरी एक बात याद रखें, आईएमएफ आपका कर्जा नहीं रोक सकता। उसकी रीजन है कि आपने जहां जहां पेमेंटें करनी है, जिन जिन ममालिक को करनी है, जिन जिन उसके सिलसिले में करनी है, जी जी, वो आपकी पेमेंट रोक के, तो आपने देखा होगा अक्सर कोई बंदा किसी को कर्ज देता है ना, शराइत तो माननी पड़ेगी। नहीं, वो शराइत मानते ही है ना, वो शराइत तो मनवाते हैं कि आप किसी बंदे ने किसी का कर्ज देना हो ना 1 लाख रुपया, अब वो नहीं दे पा रहा, तो वो जिसने 1 लाख रुपया लिया हुआ है वो कहता है जी मुझे 1 लाख मजीद दे दें ताकि मैं उससे काम अपना चला सकूं और आपके 2 लाख वापस कर सकूं। सही। तो वो जो कर्ज देता है वो उसको 1 लाख बाद मजीद दे देता है। ठीक हो गया। तो हम आईएमएफ के जहां जहां हमने पेमेंटें करनी है, आईएमएफ हमारी पेमेंट वो करेगा। ठीक है, मसला खराब है, ये पहले भी बात हो चुकी है। ठीक है, सॉरी। मजीद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की बात मैं उस पर बात कर रहा हूँ। वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके लिए जरूरी है, ठीक है, कि आप गैर मशरूत बात करें। आप देखें ना, अगर ये शर्त लगाएंगे तो गवर्नमेंट भी शर्त लगा देगी। बिल्कुल ऐसे। बाकी रही एस्टेब्लिशमेंट की बात, तो उनको बिल्कुल ठीक है, उनको उस एक इदारे की हैसियत से उनको साथ बैठना चाहिए। ठीक है, वो कम से कम ये तो बता सकेंगे ना कि इन मामलात में उनका कितना किरदार है या उनका किरदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस मामले में ये कहना कि जी एस्टेब्लिशमेंट को गालियां भी देंगे, उनको हर्जा सराई भी करेंगे और लेकिन उनको खत भी लिखेंगे। अच्छा, खत लिखने से क्या होगा? आपकी वो जमहूरी सोच किधर गई? जब आप कहते थे कि नहीं जी हम तो जमहूरी बंदों से बात करेंगे, मान लिया जी, चलें आपकी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये भी मान लेते हैं कि जी आपके साथ धांधली हो गई, तो अब इसके बावजूद हुकूमत तो मौजूद है ना। जी जी। या तो कहे हुकूमत मौजूद नहीं,
تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے بعد کس چکر میں جا رہے ہیں؟ ایک طرف تو آپ بوٹ پالش کا تانا دیتے ہیں، اب کی بار آپ کہہ رہے ہیں جی انہیں کو بٹھانا ہے. ان کو پتہ چل گیا اس کے بغیر گزارا نہیں. سمیرا میری بات یاد رکھیں، یہ 3 پارٹیاں ملیں گی، یہ سب سے پہلے اعتراف کریں کہ چلیں نہ معافی مانگیں ایک دوسرے سے، لیکن کم از کم آگے کے لیے تو اعتراف کریں کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. یہ جو جیسچر جانا ہے نا، یہ بہت بڑا جیسچر ہوگا. ابھی ابو بکر صاحب کہہ رہے تھے نا وہ پھر سوچتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. آپٹکس بہت اچھے ہیں یہ. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو، نواز شریف اور عمران خان صاحب، ٹھیک ہے، یہ سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ آپٹکس ذرا ذہن میں لائیں، ٹھیک ہو یہ کتنا شاندار ایک تاثر بنتا ہے. تو اس تاثر کو عملی شکل دینی پڑے گی، اور جس دن پارٹیوں نے یہ عملی شکل دی اور اس پہ قائم رہے، آپ دیکھیے گا تمام مسائل، سیاسی مسائل اٹسیلف حل ہوتے جائیں. لیکن ان دونوں پارٹیز کی طرف سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بات ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی تو ہو سکتا ہے ان کی حکومت جاتی رہے، یا پی ٹی آئی کے معاملات جو ہیں وہ مزید بہتر ہو جائیں، بہتری کی طرف چلے جائیں. ایک بات سر، اور دوسری طرف سے جو پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اپنے معاملات حل کرانا چاہ رہی ہے ان مذاکرات کے تھرو کہ ان کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں، فارم 47-45 والا جو ایشو ہے وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے. یہ ایسے، سوری میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں تو جو ایک دو لائنوں میں، یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے کہ جیسے نا جو وہ ہم پرانے سنتے ہوتے تھے نا، وہ کہتے ہیں جوائیاں نو جو دماد ہیں ان کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے، وہ آپس میں بیٹھ کے نا سسرال کے خلاف ہی بات کریں گے. سو ایک بھائی ایک دماد کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، ادھر دوسرے دماد کو. نہیں تو آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے بغیر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ حکومت کی طرف سے سنت صحیح نا، یہ کیوں آپ کو لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے جو پہلے جا کے مل لے گا اسٹیبلشمنٹ اس کی طرف ہو جائے گی؟ نہیں بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو مذاکرات کی جو پیشکش ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی اجازت یا ایما کے بغیر ہو رھی؟ نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، نہیں، یہ حکومت پیشکش پتہ کس لیے کر رہی ہے؟ حکومت کو پتہ ہے کہ نہیں اس کا جواب آنا. آپ کو بعض چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے پیشکش کر دیتے ہیں. خان صاحب سے کہیں کہ آپ نے غیر مشروط بات کرنی ہے، وہ مان جائیں گے. تو آپ کو پتہ، آپ پیشکش کر رہے ہیں، نہ نومل تیر ہوگا نہ رادہ. یہاں پر مجھے جوائی کوئی اور لگ رہا ہے، جو جوائی آپ سمجھ رہے وہ نہیں لگ رہا، جس کا خوف ہو رہا ہے، جس کا حکومت کا اس وقت خوف ہو رہا ہے. اچھا ابو بکر صاحب، شیر افضل مروت صاحب کا جو ایشو تھا، اگر اس کے اوپر بھی آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہو تھوڑا بہت وہ ایڈ کر لیجئے گا. پھر اگلا ٹاپک بھی ہم نے عمران خان صاحب والا جو انہوں نے بات کی ہے اس کا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. مروت صاحب والا جو ایشو ہے اس پر عمران خان صاحب نے اپنا جو سٹیٹس ہے وہ کلیئر کر دیا ہے کہ ان کو بڑی دفعہ روکا پارٹی پالیسی کے اگینسٹ بات نہ کریں. وہی بات سعودی عرب والی بات انہوں نے کی کہ وہ بہت سنگین بات انہوں نے کی تھی، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ بھی اگر وہ پارٹی پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں تو جی بسم اللہ، ادروائز نہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں یہ بات تو انہوں نے درست کی ہے. کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو یا پولیٹیکل ورکر کو ایک تو یہ ہے کہ ڈسپلن کا پابند ہونا پڑتا ہے. اگر آپ ڈسپلن کے پابند ہیں تو ہی آپ ایک بہتر پولیٹیکل ورکر ہیں یا ایک بہتر لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں. کسی بھی سیاسی ورکر یا رہنما کو لوز ماؤتھ تو نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کا جی کرے آپ اپنی جماعت کی صفوں کے اوپر چڑھ دوڑیں، جب آپ کا جی کرے آپ فارن پالیسی کے اوپر بیان داغ دیں، جب آپ کا جی کرے تو پھر آپ ایک لاؤبالی سے طبیعت میں جو دل آپ میں جو جی میں آئے کہہ دیں. چونکہ تحریک انصاف میں پہلے بھی اس طرح کا ماحول رہا ہے. ماشاءاللہ اس کے جو اپنے بانی قائد ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑے تند و تیز بیانات دیتے ہیں اور ایک بڑی فاسٹ لائن و لینتھ کے اوپر ان کا ایک مزاج ہے. تو ظاہر ہے پھر شیر افضل مروت صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تو پھر پارٹی کے اندر اس طرح سے برداشت ہونا مشکل ہے، چونکہ وکلاء کے آلریڈی اپنے کلاؤڈز ہیں، اپنی اینیمیٹیز ہیں، اپنی دوستیاں ہیں اور اپنے گروپس ہیں. اور اس وقت ٹاپ کے اوپر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان وکلاء سے واپس کنٹرول سیاسی لوگوں کے پاس جو ہے وہ دھیرے دھیرے آنا ہے. تو یہ شیر افضل مروت ہو گئے، بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے، لطیف کوزہ صاحب ہو گئے، شعیب شاہین ہو گئے، حامد خان صاحب ہو گئے، تو یہ اپنے اپنے گروپ ہیں اور اپنے اپنے لوگ ہیں، ایک دوسرے کی پراکسیز بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچ رہے ہیں. تو ان حالات میں مروت صاحب کو محتاط رہنا چاہیے. ہاں بالکل رہنا چاہیے. یہ ان کے اب تو پارٹی لیڈر کی بھی بات اب باہر آ گئی ہے کہ ایک ایسا موقع جس کے اوپر پاکستان کو بڑی ضرورت ہے سعودی عرب کی، ان کا ایک یہاں پر جو ایک سرمایہ کاری کا وفد جو ہے وہ بھی موجود ہے. آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں جو بالکل بے سر و پا ہے تو اس کے اثرات تو ہوں گے. مجھے بظاہر لگتا ہے کہ یہ سیٹ اب ان کے یہ جو پی اے سی والی ہے یہ اسی وجہ سے باہر گئی ہے. چونکہ آج یہ بھی بات آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ محمد بن سلمان جو ہیں
उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर OIC का इजलास भी तलब जी, किया। बिल्कुल तो हमने उन 2-3 सालों में देखा है कि एक बड़ी मुस्बत और एक अच्छी रिलेशनशिप बज़ाहिर हमें नजर आती थी इकोनॉमिक फ्रंट और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान और सऊदी ये अरब नहीं में। उन्होंने बताया कि MBS से मामला कैसे खराब हुए? बहरहाल ये तो उन्होंने नहीं कहा, वो तो आपसे भी हम ज़ाहिर है, सुनते रहते अच्छे की बात हैं, और बताएंगे उनके ना वो। सियासी मुखालिफिन भी, उन्होंने तो यही कहा ना कि मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और इस सतह के ऊपर जब आप ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो आप ये रिलेशनशिप शुएब शाहीन साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। शुएब साहब, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात की इससे पहले हम बात करते कि हुकूमत की तरफ से बार बार, हुकूमत और उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से बार बार मुज़ाकरात और फिर डायलॉग की बात होना, और फिर रऊफ हसन साहब ने आज ये बात कर दी है कि हम सिर्फ मुक़्तदर हलकों से ही बात करेंगे। तो अगर वो एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पर ही आपसे बात करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं? आप उन्हीं की ईमा से पर जो आपसे बात करना चाह रहे हैं आप उन्हीं से बात कर लीजिए, करके तो देखें क्या बात करना चाह रहे हैं। देखें, किसने कहा है कि हम बात करना चाहते हैं? शहबाज शरीफ का कोई एलामिया जारी हुआ है? क्या राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट की कोई हैसियत है? मुझे बताएं कि जब पिछले साल 2022 में जब ये मुस्तकिल ये सारे कहते थे जनाब आप अपनी असम्बलियां दोनों तोड़ें, अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें, याद है आपको? जी जी। बाद में कहते थे ये हमने तो बेवकूफ बनाया था, हम तो, हमारा ये नीयत ही नहीं थी। करे ना शहबाज शरीफ लेटर लिखे कि आए जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात की पहली शर्त ये है कि भाई हमने पहले दिन कहा था कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, ये तो कठपुतली है, इनकी हैसियत क्या है? दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताएं कि इनके पास मैंडेट कहाँ से आ गया? वो अनवार काकड़ जिसकी ज़ेरे निगरानी ये इलेक्शन हुए, जो जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, वो कहता है मैं फॉर्म 47 की बात की तो मुस्लिम लीग नून मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। और उसके अलावा कमिश्नर रावलपिंडी, निसार चीमा, मुस्तफ़ा, इनके मालिक, कामरान टेसूरी, किस किस की बात करेंगे? दूसरी बात देखें, इनकी नीयत ही नहीं है, ये सिर्फ बेईमानी कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी लेजिटिमेट कराना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट को, ताकि ये हम एक शोशा छोड़ें। और शुएब साहब वो कह रहे हैं गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे, लेकिन आप यहाँ पर फॉर्म 47, 45 की भी बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखें मैडम, गैर मशरूत मुज़ाकरात किस लिए करें? कोई आपके मकान पे डाका डाल ले और हम जाकर उनकी मिन्नतें करें, आओ जी हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लें? किस बात पे? मुल्क के लिए करने हैं ना, मुल्क की बेहतरी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। मुल्क की बेहतरी अगर इनको अजीज है, मुल्क की बेहतरी तो अवाम के दिए हुए मैंडेट के मुताबिक हक के हुक्मरानी मिलना चाहिए ना। तो शुएब अवाम का हक के हुक्मरानी है कि अवाम जिसको मुंतखब करते हैं। शुएब साहब, आप फिर एस्टैब्लिशमेंट से किस शरायत पे मुज़ाकरात करेंगे? ये नहीं पता रऊफ हसन साहब ने किस हवाले से बात की। एस्टैब्लिशमेंट से तो हमारा कोई मुज़ाकरात नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट को तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भाई आप आइन और कानून के ताबे होके अपने आइन को माने और इस मुल्क को सही डगर में चलने दें। हमारा तो सिर्फ ये मुतालबा है उनसे। हम उनको कहते हैं कि आपने जो कठपुतलियों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, जिस तरह आर ऑफिसर्स में बैठ के आपने ये रिजल्ट चेंज कराए हैं, जिस तरह आप सियासत में मुलव्वस हो चुके हैं, जिस तरह वन मैन रूल की एक हुकूमत चल रही है, जिस तरह जंगल का मुल्क बना दिया है, आपने जंगल में एक बादशाह बन चुके हो, और आज आपने मुल्क को एक ऐसी नहज में ला खड़ा कर दिया है 2 साल के अंदर अंदर, जिसमें बेरोजगारी अपने उरूज पे है, आज सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम। इन्हीं चीजों को बेहतर करने के लिए मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब वो कैसे न्यूट्रल हो जाए? नहीं, न्यूट्रल जानवर का मतलब ये नहीं था कि आप आकर के एस्टैब्लिशमेंट मुसल्लत हो जाए हमारे ऊपर। एस्टैब्लिशमेंट को अपने हुदूद में रहें, आप बॉर्डर्स में रहें, आप अपने काम करें, आप आइन और कानून के ताबे रहकर करें। शोएब साहब ये बताइएगा प्लीज कि शेर अफजल मरवत साहब तो बड़े प्यारे इंसान हैं, उनके साथ आप लोग क्यों इतना ज्यादती कर रहे हैं? वो वाकई बहुत प्यारे हैं, तो प्यार मोहब्बत में फिर ये चीजें चलती हैं ना भाई। अगर एक शख्स ने बार बार पार्टी पॉलिसी की वायलेशन की, इमरान खान साहब ने खुद एक से ज्यादा मरतबा, एक से ज्यादा नहीं उससे भी ज्यादा मरतबा समझाया कि पोरस के हाथी मत बनो, अपने लोगों पे चढ़ाई मत करो, और ऐसे वक्त पे जब सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है आप ऐसी स्टेटमेंट देते हो जो ना पार्टी पॉलिसी है ना कभी आज तक किसी ने बात की। और OIC का 2 दफा उसने मोहम्मद बिन सलमान ने वो प्रोग्राम रखवाया और उसने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। आप उसके बाद आप PSC की चेयरमैनशिप लेने चले जाते हो ख्वाजा आसिफ से या याद सादिक से और यूसुफ गिलानी से, और उसके अलावा आप अपने सगे भाई को झूठ बोल के जा कर के वहाँ
मिनिस्टर बनवाते हैं, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, और उसके बाद अपने ही खान साहब ने अगर नहीं मिले या किसी वजह से नहीं मिल सके, जा करके शिबली भी बुरा हो गया, उमर अयूब भी बुरे हो गए, बिल्कुल सही, शाहीन भी बुरा हो गया, इंतजार पंजोता भी बुरा हो गया, हामिद खान भी बुरा हो गया, रऊफ हसन भी बुरा हो गया, हलीम आदत शेख भी बुरा हो गया। शोएब साहब, ये वकीलों की कोई आपस की तो नहीं मुखासमत? देखें, हमने तो अल्लाह वास्ते हर किसी को माफ किया, हमने तो आज तक बात नहीं की। अब खान साहब ने अगर किसी को फैसला कर दिया है उसको पार्टी से, कोर कमेटी से और पॉलिटिकल कमेटी से निकालने का, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इमरान खान का फैसला गलत है। मैं तो पिछले 8 महीने से सारी इंडिसिप्लिन देखता आया हूँ और आज तक मैंने कहा ये पार्टी का इंटरनल इशू है। आज इमरान खान ने चूंकि मीडिया से बात की तो मैं पहली मर्तबा इस मौजूद पर मैं बात कर रहा हूँ, वरना मैंने कभी आज तक बात नहीं की, क्योंकि इमरान खान हमारा लीडर है, इमरान खान की ही पॉलिसी चलेगी। अगर इमरान खान की पॉलिसी को कोई नहीं मानता, उनको हर्ट करता है, तो फिर खा वो बड़े बड़े तुरम खान यहाँ आए थे, जहांगीर तरीन हो, फवाद चौधरी हो, पता नहीं परवेज खटक हो, उस्मान बुज़दार हो, कैसे कैसे लोग आए। और अच्छा शुएब साहब, सर ये बता दें कि बस ये जो हमने पहले सवालात किए हैं मुज़ाकरात को लेकर, चूँकि मुल्क में स्टेबिलिटी तो नहीं है और इकॉनमी का भी प्रॉब्लम है और आप में और हुकूमत में तनाज़ा भी है, इससे तो डिनाइल नहीं है ना, बिलाखिर ये तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई एतमाद साजी के लिए कोई 2-3 बुनियादी बातें बता दें कि हुकूमत ये कर ले तो फिर कोई मामला चल पड़े आगे। बिल्कुल सही। देखिए ना, मैंने तो पहले कहा है, कहें कि ठीक है जी, हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, आए बैठे बात करें, हक के हुक्मरानी अवाम का तस्लीम किए बगैर, आइन पे अमल दरामद किए बगैर, कोई ये कठपुतली जिस तरह मुसल्लत हुए हैं, जिस तरह जंगल के बादशाह ने वायसराय को मुसल्लत किया है, जिसकी सर्विसेज सिर्फ इतनी थी कि पूरा साल पार्टी डिसमेंटल करो और चार दीवारी की पामाली करो, घरों से उठाओ, औरतों को उठाओ, बच्चों को उठाओ, मारो, इज्जत करो, अगर ये उसकी खिदमात थी और उसकी वजह से ये सब कुछ किया है, करें ना आप, आइन के मुताबिक चलना शुरू कर दें। आज आइन को ये दिल से मान लें, 1 घंटे में मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक हो गया सर। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा सुमेरा, ये देखें, जी मुझे ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद फिर इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसको भी थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और अगला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। नुखै साहब, शोएब शाहीन साहब ने जो बातें की उस पर अपना कमेंट दे दीजिए, फिर हमारे पास बड़ा अहम टॉपिक है आज़ाद कश्मीर। बस मुख्तसर यही कहना था कि ये जो वो कह रहे हैं ना, शरायत हमारी ये है कि पहले जुडिशल कमीशन बनाएं, फिर ये करें, फिर ये करें, तो ये तो मुज़ाकरात पे ना भी जाएं तो उनकी यही शरायत है। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए मुज़ाकरात पे जाने की क्या जरूरत है? मुज़ाकरात का मतलब ये होता है कि आप तमाम अपनी चीज़ों को पसे पुश डालें, उधर दोनों फरीक जी, और टेबल पे बैठे तो पुरानी लड़ाई आपने डिस्कस नहीं करनी, उस पर आपने बात करनी। बिल्कुल सही। मुज़ाकरात नुखै साहब इसलिए होते हैं कि तस्वीर का हल करें, तस्वीर साइड पे रखें। लेकिन जब वजह कोई और हो तो फिर आप अपने इश्यूज, वजह यही है ना, इलेक्शन का मैंडेट का मामला है, इसके लिए मुज़ाकरात, इसको मिल बैठ के हल करना है, नहीं इसके लिए TORs तय करने हैं, इसी पे जुडिशल कमीशन। वो कह रहे हैं मुल्क को जो है ना वो आप थोड़ी स्टेबिलिटी लाएं, उसमें इसके लिए मुआशी मामला ठीक इससे आएगी ना, जब आप कहेंगे कि इस पे कोई करते हैं, तहकीकात करते हैं। ये कह रहे हैं कि हुकूमत आपकी ये सारी चीजें मान के और वो कहेंगे हुकूमत आप कर लें, हुकूमत ने तनाज़े को खत्म करना है ना। ये इशू तो हम डिस्कस करते रहेंगे। हमारे पास बड़ा अबू बकर साहब, हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आज़ाद कश्मीर वाला जो इशू है उसमें हम देख रहे हैं कि हर तरफ बहुत ज़्यादा अनरेस्ट जो है वो फैला हुआ है, अवाम जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रही है और मुतालिबात मंजूर होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे अबू बकर साहब, क्या इशूज़ हैं? ये पहले ही मुतालिबात मान लिए जाते तो मेरा ख्याल है यही रीज़न है। बज़ाहिर जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें तो यही हो रहा है और हम पिछले 2-3 रोज़ से ये अनरेस्ट वहाँ पे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और इसके मुतालिक आज तो आया कि जी तमाम मुतालबात मान लिए गए, आटे का रेट भी उसमें कुछ सब्सिडी दी गई, कम किया गया और बिजली के रेट के ऊपर भी कुछ स्लैब बनाकर उनको रियायत दी गई जी। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो रिपोर्ट हो रहा है और जो हम देख रहे हैं डिजिटल के ऊपर, उसमें तो अनरेस्ट अभी मुजफ्फराबाद तक फैल गया हुआ है। ये बड़ी बदकिस्मती की सूरत हाल है, चूँकि हम तो हमेशा ये प्राइड लेते रहे हैं कि सरहद के इस पार जो है वो एक अमन है और यहाँ का जो खित्ते के जो आज़ाद लोग हैं वो रियासत पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज हैं सही। और उनको ऑलरेडी हमारी रियासत ने बहुत सारे मामलात में छूट भी दे रखी है, सेल्स टैक्स को लेकर और दीगर कुछ टैक्सेस को लेकर
ऑलरेडी वहाँ पर रिलीफ लोगों में मौजूद है। लेकिन मंगला को लेकर जो एक हाइडल की जनरेशन का मामला है, मेरा ख्याल है बज़ाहिर तो उनके मुतालबात बड़े जायज़ थे, लेकिन वहाँ पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई, उसमें किसकी इनएफिशिएंसी है, वहाँ की गवर्नमेंट की जो मुजफ्फराबाद में बैठी है वो है, या इस्लामाबाद ने उस तरह से उनको मुतालबात को नहीं सुना। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि स्पार्क कर गई है वहाँ पे जी। तो ये तो किसी तौर पाकिस्तान का ये बड़ा स्ट्रेटेजिक इलाका है। इंडिया में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, आप इसको भी नहीं इग्नोर कर सकते इस सारी सूरत हाल को। और फिर इसके साथ जेबी भी है, उसकी भी बड़ी अजीब व गरीब पोजीशन है, वहाँ पर भी ये चीज़ें स्पार्क कर सकती हैं आगे लेकर। तो मेरा ख्याल है इसको जितना जल्दी हो सेटल करना चाहिए। ठीक हो गया। ये जिस तरह से कुछ मुतालबात की मंजूरी की बात आ गई है, उसके बाद फर्दर इस अनरेस्ट में कमी क्यों नहीं हो रही, और कुछ लोगों की जानों के जाने के भी अभी तक जो है वो मुसद्दे इतलात हैं और कुछ गैर मुसद्दे भी हैं। तो इस पर मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर मजीद एक्टिव होना चाहिए। ठीक हो गया। ताकत के इस्तेमाल से ज़्यादा अगर ये मुतालबात मान लिए गए हैं तो फिर तो सारी सिचुएशन को डीएस्केलेट होना चाहिए। ठीक हो गया। और फौरी होना चाहिए, चूंकि इस मामले के ऊपर जिसमें बज़ाहिर वो दुरुस्त दिखाई देते हैं, इसमें तशद्दुद आगे बढ़ता जाएगा तो आप कहाँ सिचुएशन को कवर करेंगे, बिगड़ जाएंगे। पहले भी बहुत नाराजगी है इकोनॉमिक हालात को लेकर, बिजली की कीमतों को लेकर, पंजाब में भी किसान नाराज बैठे हैं। बिल्कुल। तो ये इतने बड़े फुल स्केल क्राइसिस के साथ डील करना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। सरदार अतीक साहब, सर नुखैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं वहाँ के। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो मसला भी वहाँ पर रेज़ हुआ है, अवाम जो है वो बहुत मुश्तल है, हंगामे भी हम देख रहे हैं। सर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कहा जा रहा है कि मुतालबात मान लिए गए हैं, अगर मान लिए गए हैं फिर भी अनरेस्ट क्यों है वहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो गुजारिश ये है कि ये मुतालबात बड़े पुराने हैं और बड़े ज़हरीला है। जब से मंगला डैम बना है उस जमाने से लेकर किसी न किसी शक्ल में ये मुतालबात मौजूद थे। ठीक है। और अभी जो आटे की सब्सिडी का मामला है वो भी आज़ाद कश्मीर में, चूँकि पहले 70s में सब्सिडी रही है और बाद में वक्त के साथ साथ कम की गई, तो उसको दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा था। इसलिए कोई 1-1.5 साल से ये ट्रेडर्स एक्शन कमेटीज जो है ये बीच में आई हैं और सियासी जमातों के बजाय, सियासी कारकुनों के बजाय इन्होंने इस सारे मामले पर बात करनी शुरू की है। और अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, हमदर्द लोग हैं, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। अब जब ये मामला करीब पहुंचा है हुकूमत के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का मरहला करीब आया, तो उसमें उम्मीद लग गई कि ये मामला ठीक हो रहा है। तो फिर कुछ चीजें और भी बीच में आना शुरू हो गई, इजाफी बातें भी कुछ आना शुरू हो गई। बुनियादी तौर पर बिजली के बुनियादी निर्खों का, कीमतों का तयन का मसला था और आटे की सब्सिडी थी। वो दोनों बातें हम हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने सरदार साहब एक सवाल है आपसे, बड़ी माजरत, ये बताइए कि चूंकि वहाँ पे डैम है तो आज़ाद कश्मीर के लोगों का मुतालबा है कि यहाँ से जो बिजली पैदा हो रही है तो उनको वहाँ पे रियायत मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सर गंदम तो पंजाब में पैदा हो रही है ना, तो पंजाब के लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए थी ना। इस पे आप समझते हैं कि उनका ये मुतालबा ठीक है? नहीं, मेरा ख्याल है इस मुतालबे में कोई हर्ज की बात नहीं है कि इसलिए कि मंगला डैम जब बना है उसमें 2-2, 3-3, 4-4 पुश्तों की लोगों की कब्रें गई हैं, जमीनें गई हैं, मकान गए हैं और हजारों और लाखों के हिसाब से लोग बेघर होकर पंजाब के कोने कोने में गोशे सिंध में जाके आबाद हुए हैं। और वो कोई ऐसी और दूसरी बात यह कि वो वापडा चला रहा है, एक कारोबारी अदारा है। मसल ये कि 100 रुपए की एक चीज वो आपको बेच रहा है, उस 100 रुपए में से 80 रुपए 50 रुपए की बात हमारे साथ करने में उससे क्या तराजुज हो सकता है? ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि आज़ाद कश्मीर में बिजली कई हजार मेगावाट पैदा हो रही है। आज़ाद कश्मीर की अपनी जरूरत जो है वो 400-500 मेगावाट से ज्यादा नहीं है और सारी कमर्शियल इंडस्ट्रियल मिला के, इसलिए इसको इस मुतालबे में और बीरपुर के पीने का पानी था और बीरपुर और भिम्बल के इरिगेशन वाटर था। ये 2-3 बातें बुनियादी तौर पर जब मंगला डैम बना है उस वक्त से एक अंडरस्टैंडिंग में, एग्रीमेंट्स में और अंडरस्टैंडिंग में चली आ रही है। लेकिन सर बड़ी माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए 2018 तक तो ये जो पाकिस्तान की बाकी अवाम है ये नीलम जेलम सरचार्ज जो है वो बिजली के बिलों पे देती रही है ना। तो वो देखें डैम उधर बने और उनका तमाम तर जो थे उनके अखराजात वो पूरी कौम ने बर्दाश्त किए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस सारे अमल में जो सारी डिस्टर्बेंस हुई है इसमें कोई इंडिया का भी हाथ है? देखिए जो हिंदुस्तानी मीडिया ने खुद जिस बात का जिक्र किया है कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले बाज़ वाक़ात के हवाले से
राजनाथ सिंह का बयान आया है, इंडियन टीवी का बयान आया है, जी टीवी पे मैन उनके प्राइम टाइम रिपोर्टिंग में उन्होंने जिक्र किया है कि जी आजाद कश्मीर में जो हल्ला गुल्ला हो रहा है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, इसमें जो हल्ला गुल्ला हो रहा है ये हमारे मंसूबे का तीसरा मरला है। ये ऑफिशियली उन्होंने कहा है बाकायदा, इस पर हमारी तरफ से प्रोटेस्ट होना चाहिए था और सरकारी तौर पर। सरदार साहब जी सर ये बता दें कि इंडिया में अगर इस तरह रिपोर्ट हो रहा है तो आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं वो हमें इस क्राइसिस में नज़र नहीं आई। जब मामलात मॉब के हवाले हो जाएंगे तो फिर तो कंट्रोल में नहीं रहते हैं। सियासी जमातें तो एहतजाज को एक डायरेक्शन देती हैं जो किसी मुस्बत नतीजे पे ख़त्म होता है। बात आपने कही बड़ी मुनासिब बात है कि आज़ाद कश्मीर जब आज़ाद हुआ है तो 2-3 हाई स्कूल थे हमारे पास, आज हम 82% लिटरेसी रेट पे हैं। ये सारा काम सियासी जमातों ने, सियासी क़यादत ने, नजरियाती क़यादत ने, फिक्री क़यादत ने, तहरीकी क़यादत ने किया है। अल्लाह के फजल करम से कोई गोली नहीं चली, कोई मुजाहिरा नहीं हुआ, कोई पथराव नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं। तो ये सियासी क्या है जो आपने बात की, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गुज़श्ता 8-10 सालों से ऐसा तजुर्बा किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में सियासत को यूं लगता है कि जैसे सियासी जमातों से बाहर निकाल के करने की कोशिश की जा रही है रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ साथ, और इसमें सियासी जमातों का रोल होना चाहिए था। ये अल्लाह का करम है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, गालिब तरीन जो अक्सियत है वो पाकिस्तान की हामी है, तहरीक आज़ादी कश्मीर की हामी है। उसमें कोई तरद्दुद की बात नहीं है, वो सियासी गैर सियासी सारे लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो वहाँ इन मुजाहिरीन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, अफवाज के खिलाफ बात करता है, तहरीक आज़ादी के खिलाफ बात करता है, और उसको हिंदुस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक होगा सर, होना तो यही चाहिए कि इस मामले को इस हद तक जाने ही ना दिया जाए कि बात यहाँ तक बढ़े। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नुखे साहब इस पे आप कमेंट दीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। ये गुज़श्ता साल ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है? पिछले साल मई का ही महीना था। जी जी। और बल्कि इस पे बड़ा अच्छा ज़बरदस्त बिलाल गौरी साहब ने आज का कॉलम है, अगर आप वो भी पढ़े तो उन्होंने भी बड़ा शानदार इस पे लिखा है। ठीक है कि गुज़श्ता मई में ये मामला शुरू हुआ। रावला कोर्ट में जो आटे की जो थी कमी और उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ। ये होते होते एहतजाज लोग सड़कों पे निकले तो अवामी एक्शन कमेटी एक कायम हुई। ठीक हो गया। ये अवामी एक्शन कमेटी ने मुख्तलिफ जगह पे एहतजाज किया लेकिन कुछ काम नहीं बना। सियासी लोगों के पास भी गए तो फिर ये जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी के नाम से ये तरतीब पा गई। इसमें कुछ इन्वॉल्व हुए शरपसंद लोग जिन्होंने इसको मामले को और हवा दी, और बुनियादी 4 मामलात मुतालबात थे। नंबर 1 कि गंदम की कीमत पे सब्सिडी दी जाए। ठीक है। और नंबर 2 उनकी जो बिजली चूंकि वहां पे पैदा होती है तो वो उनको पैदावारी रेट पे दी जाए, जिस कीमत पे पैदा हो रही है बिजली वही रेट लगाया। ठीक हो गया। नंबर 3 टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स खसूसन खत्म किया जाए। और नंबर 4 के हुक्मरान अपनी अय्याशियां और प्रोटोकॉल खत्म करें। ये चौथा पॉइंट तो हम सब मुत्तफिक हैं इससे। ठीक है, ठीक हो गया। अब एक ज्यादती है, ठीक है, मैंने यहाँ भी जिक्र किया। देखिए जहां से बिजली पैदा हो रही है वो ठीक है, आपका हक है, वो आपको पैदावारी कीमत पे मिलनी चाहिए। ठीक है। लेकिन इसी तरह पंजाब के अवाम भी कह सकते हैं जी गंदम यहाँ से पैदा हो रही है तो हमें इसकी सब्सिडी मिलनी चाहिए या उधर के लोगों को मिलनी चाहिए। फिर अगली बात जो आ गई टैक्सेस तो सुमेरा आज़ाद कश्मीर तो लगभग टैक्स फ्री जोन है। ठीक है। ये पिछले दिनों आपको पता है मोबाइल जो थे वो पीटीए ने अप्रूव करने होते थे। जी, लोग बाहर से लेके आते थे, सिम बंद हो जाती थी तो लोग आज़ाद कश्मीर की सिम डलवाते थे, वो चलती रहती थी। ठीक है ना, वहां ये कानून लागू नहीं होता तो इसलिए टैक्सेस तो वहां पे ऑलरेडी बहुत नॉर्मल हैं टैक्सेस वहां पे। अच्छा, तीसरी सुन लें, आपको पता है ये चंद साल पहले की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, 252 अरब रुपए सही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है आज़ाद कश्मीर को। ठीक है, 252 अरब रुपए वो निजाम चलाने के लिए, और खुद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो 5% हैं। जो वहां पे रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो 5% है। मेरी गुजारिश ये है आज़ाद कश्मीर के हमारे कश्मीरी भाइयों से कि आपकी इस सूरत हाल का फायदा उठा रहा है आपके वो पार का जो पड़ोसी है इंडिया, और वो आपके वो नहीं चाहते कि वो वही माहौल पैदा करना चाहते हैं यहाँ पे जो उनके मकबूजा कश्मीर में है, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं पैदा होगा। पाकिस्तान के अवाम आपसे मोहब्बत करते हैं सुमेरा, आपको पता है
آج بھی آزاد جموں کشمیر کے جو شہری ہیں وہ پاکستان میں کہیں بھی زمین خرید سکتے ہیں، بالکل ایسا لیکن پاکستان کا کوئی باہر کا بندہ وہاں زمین نہیں خرید سکتا۔ بالکل صحیح تو کہہ رہے ہیں آپ کو جو آزادی الحمدللہ ملی اور آپ سارے مسلمان بھائی ہیں، اور اس چیز کو یاد رکھیے گا، دشمن کے اس پروپیگنڈے میں نہ آئے، خدا کے لیے، اور امن و امان کی وہ فضا قائم کریں۔ سارا پاکستان، آپ کشمیریوں کے بغیر بھی پاکستان ہے، آپ مجھے بتائیں، پاکستان تو کشمیر کو اپنی شہرک مانتا ہے، ہمیں کشمیریوں سے ہماری شہرک کا حصہ ہے، بہت محبت ہے ہمیں کشمیر سے، کشمیریوں سے۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ اس کو میں ویسے ہی ڈسکس کر دیتی ہوں، کیونکہ اس کا فیصلہ تو بہت پہلے آ گیا تھا، اب ظاہر اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ مخصوص نشستوں کی اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم اے کے جو 78 اراکین ہیں ان کی معطلی کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اب جاری ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ 14 نشستیں کم ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے اب وہ یہ کہ پہلے آرڈر آیا، جی جیسے روز نوٹیفیکیشن کینسل ہو رہے ہیں۔ نقیل صاحب آپ کو بہت برا لگ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک ہی بات روز ہو رہی ہے نا، حکومت جو ہے نشستوں سے محروم ہو گئی ہے۔ اب اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن ہو گئی، پھر اسپیکر نے آرڈر کر دیا، وہ ہو گئی، آج الیکشن کمیشن۔ چلیں ہم بریک لے لیتے ہیں، بریک بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ساہیوال کول پاور پلانٹ جو ہے اس میں جو کرپشن ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ بریک لیتے واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ایک اور بڑا سکینڈل کرپشن کا ساہیوال کول پاور پلانٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی کرپشن کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس پلانٹ کو ناظرین ماہانہ 3 لاکھ ٹن کوئلہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساہیوال جو پاور پروجیکٹ ہے اکارڈنگ ٹو نیپرا یہ تقریباً 74,000 روپے فی ٹن کے حساب سے کوئلہ خرید رہا تھا، جبکہ شائع شدہ جو مالیات ہیں اس کے مطابق 45,000 روپے فی ٹن سے زیادہ ادا کیے گئے ہیں۔ یہی وہ ریزنز ہیں، یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج پاور سیکٹر جو ہے وہ ان مشکلات کا شکار ہے، جو ہم لوگ اس وقت بھگت رہے ہیں، ہم لوگ اس وقت فیس کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اس کو ہم کل ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، 9 مئی کا جو انتشاری ٹولہ ہے ان کا ایک اور گھناؤنا منصوبہ جو ہے وہ اب سامنے آیا ہے۔ ناظرین، آپریشن گولڈ سمتھ کو جو ہے وہ اب لانچ کیا گیا ہے۔ اس میں ریاستی اداروں، حکومتی شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کی پلاننگ جو ہے وہ اب سامنے آئی ہے، اور گارڈین کی طرز پر ہی ایک اور آرٹیکل امریکی جو اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ اس سے لکھوانے کا منصوبہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس میں لکھوایا جائے گا یہ پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹے الزامات گھڑے جائیں گے، اس میں فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں کے گھٹیا الزامات، ریاستی اداروں پر لفظی حملے، اور آزاد کشمیر میں بھارتی سپورٹ سے ایک اور انتشار پھیلانے کی کوشش قرار ہے، جبکہ ادارے آپ کو یاد ہوگا یہ کہہ چکے ہیں کہ انتشاریوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو کوئی معافی دی جائے گی۔ ابو بکر صاحب، بڑی ہی عجیب بات ہے یہ کہ ابھی ہم 9 مئی کا جو سانحہ ہے ان کی جو بھی اثرات ہیں یا ان کے جو نقصانات ہیں ابھی ہم اس سے گزر رہے ہیں، اور ایک اور منصوبہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیں جی، جو آپ نے ابھی تفصیلات بتائی ہیں اور جو لب و لہجہ ہے یہ تو بڑا سنگین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، فوری ہونی چاہیے، اور مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ ہمارے جو اسپائی ادارے ہیں یا جو وہ ادارے جو اس صورتحال پہ نگاہ رکھتے ہیں وہ اس ساری صورتحال کو انشاءاللہ بر وقت کنٹرول بھی کریں گے اور اس سے نمٹ بھی لیں گے، ہمیں یہ اعتماد ہے۔ لیکن یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اور اب اس سے جڑا ہوا یہ جو رد عمل آپ بتا رہی ہیں کہ آگے یہ جائے گا، ایک نئے آپریشن کا آپ نے نام لیا جس کو گولڈ سمتھ کہا جا رہا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ اب اس سارے سلسلے نے الزامات در الزامات چلتے رہنا ہے یا سچویشن کو آپ ٹھہراؤ کی طرف لے کر جانا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی بات ہم نے پروگرام کے شروع میں کہی، تمام سیاسی جماعتوں میں اب یہ خواہش پائی جا رہی ہے کہ اپنی ذات سے اوپر اٹھنا چاہیے اور خود غرضی سے پولیٹیکل قیادت کو آگے بڑھنا چاہیے، غیر مشروط مذاکرات کرنے چاہیے، یا ایک سیاسی جماعت کا اگر کہیں مطالبہ ہے کوئی ایسا ایک لیول پلینگ فیلڈ کا ماحول بنائیں، اس کے بعد کو مذاکرات کی طرف آئیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ساتھ چلتی رہیں گی، ابھی یہ چیز اس طرح سے کلیئر اس کی تفصیلات تو سامنے آئی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، 9 مئی کی بھی اس طرح سے تفصیلات تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کی کوئی ایسی تحقیقات ہمارے سامنے نہیں ہیں جس کے بعد کم از کم میں اور آپ جیسے سارے لوگ مل کے کہیں
کہ تحریک انصاف کے جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، چونکہ وائبل تحقیقات آ گئی ہیں، ریلائبل آ گئی ہیں، ان کی اعتباریت ہے، اب ان تمام لوگوں کو سزائیں دے کر تو پاکستان کی پولیٹکس سے علیحدہ کر لیں۔ تحریک انصاف کا عملاً سٹیٹس یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ایک ایفیکٹو جماعت ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور الیکشن کو لے کر وہ اپنی مقبولیت کے بھی دعوے کرتے ہیں، لیکن عملاً اس جماعت پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر اس طرح کے معاملات یا اس کی لیڈرشپ یا وہ پوری جماعت کے طور پر اس میں ملوث ہے، ٹھیک ہو گیا، تو 9 مئی کی بھی فوری تحقیقات کی جائیں، بالکل اس کی بھی کی جائیں، ان کو ٹرائل کریں، جو مرضی کرنے ان کے خلاف کیجئے، لیکن اگر صرف یہ باتوں تک رہنا ہے، ہم نے اس طرح سے تبصرے کرنے ہیں اور پریکٹیکلی چیزیں سامنے نہیں آئیں، تو پھر تو میرا خیال ہے اسے آگے بڑھنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ نوخیز صاحب، جیسے ابو بکر صاحب نے بات کی کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف اس پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو یہ پارٹی اپنی ذات سے اوپر اٹھ ہی نہیں رہی ہے، باہر ہی نہیں آ رہی ہے، اس سے اپنے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے لیے یہ جو وہ اینٹی اسٹیٹ کاموں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں۔ سمیرا، ایک بات تو یاد رکھیں، اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کا کردار اس ملک سے ختم کر دیں گے تو یہ تو ناممکن ہے اور یہ ان کی بچگانہ سوچ ہے۔ یہ جتنے مرضی سیاسی کردار کی شاید بات نہیں، سیاسی میں دوسرا اس میں 9 مئی کو سیاسی کردار ختم کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے یہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ابو بکر صاحب نے کہا کہ جی اس کی تحقیقات، یہ ہر لفظ میں نا تحقیقات ڈال کے اور بات ختم کر دیا۔ پولیٹیکل جماعت اور سیاسی معاملہ ہے، کروڑوں لوگوں کا معاملہ ہے، تو تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ نے کبھی یہ اچھی بات ہے، ایسی جو رپورٹس ہیں ان کی مزید اعتباریت ہوگی نا یار اس سے۔ کبھی ایسی بات آپ نے سنی کہ نواز شریف کے کیسز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ نہیں، یہ آپ بھی جے آئی ٹی نے کی بھی، صحیح یا غلط یار ہوئی نا، ایک پروسیس ہوئی۔ چلیں سر، آگے میری بات چل رہی ہے، اس وقت ٹاپک نہیں ہے نا ہمارا۔ جی نوخیز صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تحقیقات ہو گئی اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا پھر بتائیں وہ جو تحقیقات تھی وہ ٹھیک تھی؟ تو تحقیقات آپ کے مطابق نہ ہی آپ کہیں گے جی تو بات غلط ہے۔ اور جو وہ سارے آپ کہتے ہیں جی سی سی ٹی وی فوٹیج، لیکن اس سب کے باوجود تحقیقات کا مطالبہ اپنی جگہ پر درست رہے گا۔ سمیرا، مجھ سے پوچھا ہے آپ نے، جی نوخیز صاحب پلیز اور ایک ایک لائن کا جواب پلیز کمپلیٹ کیجئے سر، پلیز۔ بات یہ ہے، معذرت ابو بکر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج کی ہمیں دکھائیں، ٹھیک ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں، پھر آپ کہیں گے نہیں سیٹلائٹ دی فوٹیج سانو بخاؤ، پھر آپ کہیں گے نہیں سر ہمیں وہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے، نہیں سنیں وہ آئی ہوئی ہیں نا، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، جو آپ کے سی سی ٹی وی کیمرہ جو یوٹیوب پر پھر رہے تھے 100 کے قریب، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں یوٹیوبر، یہ آپ جو فوٹیجز دیکھ رہے ہیں جو ادھر جناح ہاؤس میں جو یہ یوٹیوبرز کی، سن تو لیں نا، یہ مین میڈ کیمرہ ہے، سنیں تو صحیح حضرت، سن تو لیں، بات تو سن لیں، ترس جاتا ہوں۔ کیا یہ مینیپولیٹڈ ہیں؟ وہ لوگ سکرینیں نہیں توڑ رہے؟ اس کی تحقیقات ہوں گی نا۔ کیا تحقیقات؟ میری بات سنیں نا، جب آپ فیصلہ کریں گے تو لوگ بند ہو جائیں گے۔ وہ بھی ٹی وی کیمروں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی فوٹیج بنائی تھی، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی، آپ تو مانے کہ یہ جنون ہے، ٹی وی کیمروں نے بنائی ہے۔ اب آپ یہ بھی انکار کریں گے کہ یہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں بات سنیں، وہ جو صاحب کور کمانڈر کی وردی لہرا رہے ہیں وہ بھی مینیپولیٹڈ ہے، جو جنہوں نے میاں والی یہ مطالبہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ جب یہ ساری چیزیں درست ہیں تو ہمیں تحقیقات سے آگے نہیں جب کوئی سانحہ ہوتا ہے، سانحہ ساہیوال بھی ہوا تھا، اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کو پروف بنایا گیا تھا، اس جو سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا اس میں سی سی ٹی وی تعداد میں فوٹیج، یہی فوٹیج ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہے، مختلف ذریعے سے سامنے آتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس ملک میں نے آپ کو بتایا، یہ جو لفظ استعمال کیا نا فوج نے، انتشاری ٹولہ، آپ جب چاہیں اٹھ کے ان کو کہہ دیں وہ جو جنگل کا شیر ہے اس نے فلانے کو بٹھا دیا، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، جو مرضی جملہ کہیں، وہاں سے ایک جملہ آیا انتشاری ٹولہ اور آگ لگ گئی کہ کیوں آیا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ، مجھے نہیں پتا کہ آزاد کشمیر میں یہ معاملہ کہاں تک انوالو ہے، لیکن آپ آپریشن کا نام ذرا سمجھیں سمیرا، آپریشن گولڈ سمتھ، پتہ نہیں سمجھ گئی ہیں میرا خیال، جی آپ بڑی سمجھدار ہیں۔ چلے بہت شکریہ نوخیز صاحب آپ کا بھی، ابو بکر صاحب آپ کا بھی۔ ثانیہ 9 مئی کی ناظرین اگر بات کریں تو رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تشدد کو ہوا دی، 300 مقامات پر احتجاج ہوئے جو 9 مئی کی طرف لے گئے اور پاکستان کو بدنام کرنے کا ایک اور منصوبہ آپریشن گولڈ سمتھ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بے نقاب ہوا ہے۔ تو اس سیاسی جماعت سے یہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے لیے آپ کی جو ذات ہے اپنی اس سے اوپر اٹھیں،
स्टेट को देखें, मुल्क को देखें, उसके फ़वाइद क्या हैं उसको देखें, और इस चीज़ का नुकसान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कितना हो रहा है उस चीज़ को देखें। हमारी जो पाक फ़ौज है जो दिन रात अपनी जान को हथेली पे रख के सिर्फ़ और सिर्फ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, खुदा का नाम है, खुदा का नाम है जो पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन अफवाज में जिसका शुमार होता है, खुदा का नाम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा ना किया जाए, आपसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, ख्याल रखिएगा। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।